नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो ईरान और इजराइल की जंग में बम गिर रहे हैं, मिसाइलें आग उगल रही हैं, फाइटर प्लेन कहर बरपा रहे हैं, ड्रोन का डर साए की तरह मंडरा रहा है। वहां के लोगों में दहशत है। वहीं एक तरफ इजराइल दहाड़ते हुए कह रहा है कि यह जंग खामेनेई के खात्मे पर थमेगी, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी कह रहा है कि वो किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करेगा। दोनों के बीच छिड़ी जबरदस्त जंग के बीच दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी कूद गया है, वो भी इजराइल का साथ देने के लिए, क्योंकि जो मकसद इजराइल का है वही मकसद अमेरिका का भी है, और यह मकसद है ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकना। वहीं अमेरिका के हमले के बाद दुनिया साफ तौर पर दो धड़ों में बंटी दिखाई दे रही है। तो पूरा मिडल ईस्ट इस वक्त तनाव में झुलसता हुआ नजर आ रहा है। ईरान और इजराइल एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। जहां एक तरफ इजराइल ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस जंग का खात्मा खामेनेई के अंत के साथ ही होगा, तो वहीं ईरान ने भी सरेंडर करने से साफ तौर पर मना कर दिया है। और ये संघर्ष और ज्यादा जटिल हो गया है, क्योंकि अब इसमें महाशक्ति अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। अमेरिका की तरफ से भी ईरान पर हमला किया गया और इसके बाद से स्थितियां काफी ज्यादा गंभीर हो गई। हालांकि अमेरिका की तरफ से ईरान को तमाम चेतावनियां देने के बावजूद ईरान ने इजराइल पर बड़ा मिसाइल अटैक किया और काफ़ी ज़्यादा नुकसान इजराइल को भी भुगतना पड़ रहा है। लेकिन दोनों तरफ से जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, उससे विश्व युद्ध की आशंका और ज़्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। ब्रिगेडियर एस.के. साहनी, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पूर्व राजनायक है, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में साथ निभा रहे हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर एस.के. साहनी जी हमारे साथ है। साहनी साहब, जिस तरीके की स्थिति इस वक्त मिडिल ईस्ट में देखने को मिल रही है, और साफ तौर पर क्योंकि शांति की बात ट्रंप करते हुए नजर आते हैं, लेकिन क्या शांति बहाली का रास्ता, जिस तरीके का हमला अमेरिका ने किया है उसके बाद आपको लग रहा है कि शांति बहाली हो पाएगी? क्योंकि ईरान ने तो साफ तौर पर सरेंडर करने से मना कर दिया है। जय हिंद। सबसे पहले हमें समझना है कि ये युद्ध की शुरुआत क्यों हुई। अगर आप देखें, ईरान जो है ये प्रॉक्सीज की मदद कर रहा था, हमास, हिजबुल्लाह और यूती की, और कुछ और लोकल मिलिशियाज है वहां पर उनकी मदद कर रहा था, फंडिंग कर रहा था, हथियार सप्लाई कर रहा था। अगर आप देखें 6 अक्टूबर को जब हमास ने इसराइल के ऊपर अटैक किया था, ये जो निर्दोष लोगों को मारा था, टूरिस्ट मारा था, बाद से इन्होंने कार्रवाई शुरू की थी। और सबसे पहले इन्होंने हिजबुल्लाह और हमास को मारा और एट द सेम टाइम हुतीज को भी स्ट्राइक किया। पर इन सब का जो गॉड फादर है वो ईरान है। तो अब नेक्स्ट फेज में अब ईरान आया है। अगर आप ये भी याद करें, जब कल सुबह जब स्ट्राइक हुई थी न्यूक्लियर प्लांट्स में, तो ट्रंप ने क्या बोला था? ट्रंप ने बोला था कि हमने तो न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट को, इनके न्यूक्लियर जो प्लांट्स है बर्बाद किए हैं, साथ ही साथ में ये समझने वाली बात है कि ईरान जो है वो टेररिज्म भी फैला रहा है, और इस जो मिडिल ईस्ट का एरिया है वहां पर इंस्टेबिलिटी कर रहा है। इन पूरे चीजों को मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार से अभी शेप अप हो रही है बैटल, वो देखने में आएगा कि आगे कैसे चलेगी। अभी अभी थोड़ी देर पहले ईरान ने शायद हेलो जी जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। ईरान ने सीरिया में जो यूएस का जो जो बेस है, आर्मी बेस है, वहां अटैक किया है। अभी आप देखिए सिमेंटिक्स कैसे बन रहे हैं, कैसे इक्वेशन बन रही है। लोग समझ रहे थे, जो एनालिसिस कर रहे थे, कि वो सोच रहे थे कि ईरान जो है मिडल ईस्ट में स्ट्राइक करेगा, जैसे कि सऊदी अरेबिया में कर सकता है या यूएई में कर सकता है, कतार में कर सकता है। पर ईरान ने अभी सीरिया में अटैक किया है, जहां पर इनका यूएस एयरबेस है। यहाँ पर इनका जो है करीब 1000 लोग हैं, 1000 ट्रूप्स हैं यूएस के। और क्यों किया है? वहां पर अभी जो है यूएस ने सत्ता परिवर्तन करवाई थी, जहां पर एक अहमद अल शारा वहां जो प्रेसिडेंट बने हैं, जनवरी 25 में बने हैं, यूएस की मदद से बने। उसके पहले असाद थे, जो दिसंबर 24 में वो रशिया में चले गए हैं। उनको पता था कि उनका सत्ता परिवर्तन होने वाला, तो रशिया ने उनको असैलम दिया है। और अमेरिका क्या कर रहा था? आईएस के साथ, इस्लामिक स्टेट के साथ उसने 2014 से अपनी कार्रवाई की थी दूसरे देशों के साथ मिलकर। अब आप देखिए किस प्रकार से घेरा बन रहा है।
मुझे लग रहा है कि ईरान जो है थोड़ी सी एसिमेट्रिक वॉरफेयर करेगा, क्योंकि उसको पता है कि यूएस और इजराइल बहुत ज्यादा उसके लिए डोमिनेंट फोर्सेस है, वो उनको हरा नहीं सकता। ईरान की क्षमता खत्म होती जा रही है। ठीक है। उसके पास तकरीबन 1500 मिसाइल थे, जिसमें से उसे अगर कोई उसकी उनकी गणित करता है, उनको अगर काउंट करता है, तो तकरीबन 800-900 मिसाइल उन्होंने अभी यूज कर लिए हैं, जो ईरान तक पहुंच सकते हैं। वैसे तो 3000 मिसाइल का जखीरा है। 3000 मिसाइल में से 1500 मिसाइल ईरान ने यूज करने हैं, और 800-900 के करीब यूज हो चुके हैं। अब उनको दूसरी ऑप्शन और खोलनी पड़ेगी कि किस प्रकार से यूएस को और इजराइल को न्यूट्रल उनका जो उनके ऊपर डोमिनेट किया जा सकता है। ठीक है। जैसे आपने बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी वो कह रहे हैं कि उनके पार्लियामेंट ने पास कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना है, पर अभी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से अभी उनको अप्रूवल लेनी है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो एक तरीके से इकोनॉमिक लड़ाई करेंगे, इकोनॉमिक वॉरफेयर में भी आएंगे कि किस प्रकार से दूसरे देशों को करें। पर इसमें चाइना का सबसे बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि चाइना जो है तकरीबन 90% ऑयल ईरान से लेता है। ठीक है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के लिए ईरान को सोचना पड़ेगा। थोड़ी सी पोस्चरिंग कर रहे हैं दिखाने के लिए कि हम ये ब्लॉकेट कर सकते हैं, पर इससे ईरान का भी ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है, अमीन साहब भी हमारे साथ हैं, उन्हें भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। डॉक्टर अमीन, जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, और अमेरिका जब से इस युद्ध में कूदा है तब से दो धड़ों में बढ़ता हुआ ये युद्ध नजर आ रहा है, और जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है उससे तो साफ जाहिर है कि अब ये युद्ध जो है वो जल्दी थमने वाला नहीं है। एक तरफ इजराइल है जो साफ तौर पर कह रहा है कि खामेनाई का अंत निकट है, और खामेनाई के अंत के बाद ही ये युद्ध जो है वो खत्म होगा। दूसरी तरफ ईरान है जिसने सरेंडर करने से मना कर दिया है, और एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले करने की कोशिश ईरान की तरफ से लगातार जारी है। कैसे देख रहे हैं साहब? होता ये है कि जब वार युद्ध किया जाता है तो सोचना पड़ता है। अभी तक इन लोगों ने, आप देखिए, फिलिस्तीन को कोशिश की गिराने की, 1.5 साल हो गया, नहीं गिरा पाए जी नेतन्याहू। उसके बाद इन्होंने लीबिया में अटैक किया, सीरिया में कोशिश की अटैक करने की, और भी 2-1 कंट्रीज में कोशिश की इन्होंने, जिसमें सीरिया में कामयाब हो गए। और आप ये देखेंगे कि ये अपना एक क्षेत्र बढ़ाना चाहते हैं इजरायली, और इस क्षेत्र को कम करने के लिए शुरू से ईरान लगा हुआ था। जैसे भी हमारे डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे थे कि इनके भी जो लोग थे इनमें प्रॉक्सी वार कर रहे थे, इनमें हमास है, हिजबुल्लाह है, हुती है, और मिलिशिया कुछ थे जिन्होंने इनको घेरा हुआ था, इजराइल को चारों तरफ से। और इनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि 1.5 साल हो चुका है, 2 साल होने को है, वार रुक नहीं रही। कोशिश इन्होंने पूरी की है अपनी तरीके से। अब उसके बाद इन्होंने ये सोचा कि हम ये करें, लेकिन ये जो प्लान है इसका, न्यूक्लियर प्लान, वो मिडिल ईस्ट के लिए था, न कि अमेरिका के लिए था। अब यहाँ पर इसीलिए दुनिया उंगली उठा रही है अमेरिका के ऊपर कि अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल रूल्स का उल्लंघन किया है, वायलेशन है। अब आप देखिए कि ये जो न्यूक्लियर प्लान था इनका, उसको पहले देखना चाहिए था, जिसमें आईएए की रिपोर्ट आई हुई है कि उनका ऐसा कोई प्लान नहीं था। जो कहना चाहिए डैमेज करने वाला प्लान नहीं था, वो अपना काम कर रहे थे। ये रिपोर्ट आईएए की है, तो हाँ, वही अमेरिका आया हुआ था जो इसको मॉनिटरिंग करता है इंटरनेशनल। और आप देखिए ना, क्या है कि अब इन्होंने छेड़ तो दिया नेतन्याहू ने, इजराइल ने अपने ईरान से, लेकिन भूल ये गए कि ईरान इराक नहीं है, ईरान अफगानिस्तान नहीं है, ना लीबिया है। ये बहुत बड़ा कंट्री है, इसकी बहुत बड़ी पावर है, और देखने में लगता है कि शायद ये एडवांस नहीं है, लेकिन वो एडवांस भी हैं इस मामले में। जैसे कि अभी हालात दिख रहे हैं, उन्होंने तो अटैक किया, लेकिन जो इनके मिसाइल जा रहे हैं, कल मैं सुन रहा था एक पत्रकार को जो कि तेहरान से ही बोल रहा था, कह रहा था मैं अभी शॉपिंग करके आया हूँ अपनी वाइफ के साथ में। सड़कें तो जो हमें 1 घंटा लगता था, वहाँ आधा घंटा लगा चलने में, चूंकि वहाँ से ट्रैफिक कम है, लेकिन हम किसी तरह से परेशान नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लोग उसी तरह रहे, कोई बंकर में नहीं भाग रहा, कुछ नहीं भाग रहा, और हमारा कोई ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं है। बिल्डिंगें टूटी हैं जिसमें कुछ मौतें हुई हैं, अब जो भी हुआ हो, लेकिन
इसके पीछे एक चीज नजर आती है मुझे कि यूएस जो है इसलिए आया बीच में कि ये तो जो इजराइल है ना तो नाटो का मेंबर है, ना ही आप देखें तो यूएनएससी का मेंबर है, ना यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, तो इसके साथ तो कोई आएगा नहीं। अगर अमेरिका आता है तो अमेरिका के साथ में ये नाटो देश भी आ जाएंगे। जैसा कि आपको याद होगा कि कर्नल गद्दाफी को जब मारा था उसमें ये नाटो के ही जो कमांडर थे और सिपाही थे उन लोगों ने उन पे एक्शन लिया था, उनको मार दिया था कर्नल गद्दाफी को। तो ये नाटो देश इनके साथ आ जाएंगे। लेकिन इस बात पर ये भूल रहे हैं कि ये जो इनके पीछे भी ईरान के पीछे जो ताकतें हैं उनके अंदर आप देखेंगे दुनिया की वो भी अच्छी ताकतें हैं। उनमें रशिया है ईरान के साथ में, और किम जोंग मतलब मीन्स कोरिया है, और आज में साथ देखें रशिया भी है। तो ये तो कुछ ना, ये हल्का मामला नहीं है। और ये मुझे लग रहा है ये कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है मामला, जिस तरह से गोलबंदी हो रही है। ठीक है। अब चीज में से भी आप देखेंगे कि सऊदी अरबिया ने कंडेम किया, कतर ने कंडेम किया, और अमेरिका के अटैकिंग को और ओमान ने भी किया। ठीक है। ये सब क्या दर्शाता? और उसी की हिम्मत की वजह से ईरान ने अब सीरिया पे हमला कर दिया, जहाँ पे इनके ट्रूप्स एयर के वहाँ जमा हैं। ये बहुत बड़ा सोचने और समझने का विषय है, और इसको बड़ा सोचना है कि इसी तरह क्यों हो रहा है, क्योंकि इससे देखिए इंटरनेशनल प्राइसेस जो बढ़ेंगे और ये जो किस्से हैं इस तरह कम नहीं होने वाले हैं। जैसे उन्होंने कहा कि हमसे संसद में हमने इंटरनेशनल रूट को बंद करने की पास कर दी, तो ये सब चीजें अच्छी नहीं है। मैं कहता हूँ कम से कम साहिल साहब 100 देशों को नुकसान होगा व्यापार में, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, में, शिपमेंट में, क्योंकि चार बाहर जो बंदरगाह है उसमें हमारे इंडिया का भी काफी स्टेक लगा हुआ है, जिसको कि काफी उस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने हर तरीके से फाइनेंस से और टेक्निकली हर तरीके से मोदी जी ने मदद करके बनवाया है, जिससे कि एक रूट बन जाए इंटरनेशनल रूट। लेकिन नहीं, उससे देखिए हमारे यहाँ सीधे गुजरात तक आ जाते हैं, गुजरात पोर्ट तक आ जाते हैं हमारे यहाँ। तो ये सब चीजें देखने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल अमीन साहब, और नहीं होना चाहिए। ठीक है सानी साहब, अमीन साहब ने जैसे कि एक बात कही कि कई देशों पर इसका असर पड़ने वाला है और युद्ध का खतरा और ज्यादा बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि जैसा कि आपने जिक्र किया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें अगर हम, तो उसे भी बंद करने की बात निकलकर सामने आ रही है। अगर ऐसा होता है तो युद्ध बढ़ने का खतरा भी बढ़ेगा, अर्थव्यवस्थाओं पर भी असर पड़ेगा, दुनिया की अर्थव्यवस्था में अस्थिरता आएगी, ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ जाएगी। ये तमाम जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो भुगतने पड़ सकते हैं, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। ऐसे में जो पूरी दुनिया पर इसका असर होगा, और साथ ही साथ कुछ ऐसे देश हैं जिन पर इनका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, भारत पर भी इसका असर होता हुआ नजर आएगा। सानी साहब। हाँ जी, सबसे पहले जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जैसा कि सबको मालूम है, तकरीबन 30 किलोमीटर वाइड है और इसको डोमिनेट करता है ऊपर से ईरान और नीचे से ओमान, और जो शिपिंग लेन है एक साइड की 3 किलोमीटर बनती है। तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हो जाता है जो गल्फ ऑफ पर्शिया और गल्फ ऑफ ओमान को बांधता है, और एक वेरी इंपॉर्टेंट शिपिंग लेन है। पर अभी आप देखें, कल ही हमारे हरदीपुरी साहब ने स्टेटमेंट दी है, अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज करता है, इसमें इंडिया का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी टोटल रिक्वायरमेंट 5 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से है, जो कि हमारी पूर्ति दूसरे देशों से भी हो सकती है और होगी। वो चैनल खोल दिए गए हैं, जैसे कि इसमें रशिया है, यूएस है, अर्जेंटीना है, ब्राजील है, गोयना है, नाइजीरिया है, अंगोला है। ये सब देश जो है इस तरीके से कंपनसेशन भी करेंगे। और जब से युद्ध शुरू हुआ है ईरान से, हम ईरान से हम ज्यादा इंपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं ऑयल को, ये समझने वाली बात है। पहली चीज, जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जिस कंट्री को होगा वो चाइना, वो 90% जो है वो ईरान के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारे पास ऑल्टरनेटिव सोर्सेज हैं जहां से हम ऑयल ले सकते हैं। ठीक है सर। दूसरी चीज समझने वाली बात यह है कि अभी जो है ईरान जो है एक तरीके से कहने के लिए तो ठीक है, रशिया चाइना साथ साथ में, पर आज भी जो रशियन प्रेसिडेंट की अगर आप स्टेटमेंट समझें, जो उन्होंने उनके जो फॉरेन मिनिस्टर गए हैं ईरान के रशिया में, तो रशियन के प्रेसिडेंट ने क्या बोला है कि हम ईरान के नागरिकों की मदद करेंगे। अगर उन्होंने कोई स्टेटमेंट देनी होती तो बोलते कि हम ईरान को मिलिटरली मदद करेंगे। ठीक है, तो इन सबको एक इन बिटवीन लाइंस देखना पड़ेगा, क्योंकि रशिया भी उसका जो
हाथ जो है यूक्रेन में काफी बुरी तरह फंसा हुआ है, उसको अपने इस ठीक है स्टेज सर। में अपनी जो विक्ट्री है उसको कंसोलिडेट करनी है, जो उसने साउथ यूक्रेन में हासिल की हुई है। और कल 2-3 दिन से वो भी काफी अपने ड्रोन के सारे कीव के ऊपर अटैक कर रहा है। ठीक तो है अभी रशिया के पास अमीन साहब। इतनी हिम्मत नहीं है कि दूसरा फ्रंट खोल सके और अमेरिका के साथ आ सके। ठीक है ये अमीन हमें साहब, समझने समय वाली हमारे बात है। पास थोड़ा सा कम है, जल्दी से मैं चाहूंगा कि जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, क्या लगता है आपको, क्योंकि विश्व युद्ध की जो घंटी है वो बजती हुई नजर आ रही है। अमेरिका अब खुले तौर पर इस युद्ध में कूद पड़ा है, ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है, इजराइल लगातार ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि खामेनाई का अंत जो है वो अब नजदीक है, और जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक ये युद्ध चलता रहेगा। यानी कि दोनों ही तरफ से साफ तौर पर जंग का ऐलान यहां पर हो चुका है, लगातार बमबारियां हो रही है। आने वाला भविष्य किस तरीके का नजर आ रहा है, जल्दी से सर, समय कम है। हमसे आपने पूछा है? जी अमीन साहब, जल्दी। हाँ, देखिए भविष्य तो मुझे नहीं लगता कि अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अब वो ईरान मानने को तैयार नहीं है, उसकी इतिहास और गवाह है कि वो मारने मर जाने वाली कौम है बहुत ही ज्यादा। और उधर से आप देखेंगे तो पुतिन साहब का और कोरिया का और इजराइल के जो प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपना टेन्योर बढ़ा लिया है। इसी तरह से मैं समझता हूँ कि हमारे जो ट्रम्प साहब हैं वो भी चाहते हैं कि तीसरा टर्म भी उनको मिल जाए, या वो जब तक जीवित रहें तब तक वहां के राष्ट्रपति रहें। क्योंकि उससे पहली बार याद है, वो जीतने के बाद पहली बार जीतने के बाद जब दोबारा हारे थे तो वो व्हाइट हाउस को खाली नहीं करना चाह रहे थे। तो मुझे लगता है उस पे काम कर रहे हैं ये। ठीक है सर। और काम करने चाहते हैं कि हमें पूरा जनमत मिल जाए और मैं वहां पर कंटिन्यू करूं। इसके चलिए। पीछे यही एक राज है, अदरवाइज तीसरा विश्व युद्ध होगा। चलिए, आप दोनों ही मेहमानों ने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, इस चर्चा में साथ निभाया, इसके लिए आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया।